आंधी है बदलाव का और मन बना लिया है लोगों ने कि इस बार बदलाव करके रहेंगे। 35 साल से लोग ठगे जा रहे हैं, कभी आरजेडी का कभी इसके। तो आरजेडी को हम लोग 15 साल देखा है, यहाँ की जनता ने देखा है, तो सिर्फ जंगल राज ही मिला है, आतंक राज मिला है, अपहरण राज मिला है, बलात्कार, हत्या, नरसंहार हुआ है। पहले देश ने देखा कि सीएजी रिपोर्ट 71,000 करोड़ का नीतीश सरकार ने हिसाब नहीं दिया। यह सवाल आपको पूछना था इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते, क्योंकि आप जनता के नेता थे। आपने पूरा विधानसभा पार कर दिया और आपने एक भी सवाल नहीं उठाया 71,000 करोड़ का हिसाब कहां गया, और आज तक आपने नहीं कहीं बोला है। मैं बिहार की जनता से और खासकर गया जी की जनता से अपील करूंगा कि गया जी को अगर आपको बदलना है तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा, और आपको अपने मन को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और वो बदलाव जब आप करेंगे तब आपको अपनी सरकार को बदलना पड़ेगा। और सरकार बदलने के लिए इस बार आपको जो विकल्प मिला है, ये ऐसा सुनहरा मौका शायद जिंदगी में फिर दोबारा नहीं मिलेगा। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रविभूषण पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज। इस वीडियो को आप अद्यतन कुंज न्यूज़पेपर फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। दर्शकों, वीडियो को यदि पहली बार देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज पार्टी के द्वारा गया जी नगर विधानसभा 230 जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र अग्रवाल के लिए लोगों ने खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं उनका क्या विजन है और उनके समर्थकों का कितना सहयोग उन्हें मिल रहा है। तो आइए। हम पूरे बिहार का दौरा करके आ रहे हैं। हम 10 दिन दरभंगा में थे और करीब करीब हर विधानसभा में हमने जाने का काम किया। आंधी है बदलाव का और मन बना लिया है लोगों ने कि इस बार बदलाव करके रहेंगे। 35 साल से लोग ठगे जा रहे हैं, कभी आरजेडी का कभी इसके। तो आरजेडी को हम लोग 15 साल देखा है, यहाँ की जनता ने देखा है, तो सिर्फ जंगल राज ही मिला है, आतंक राज मिला है, अपहरण राज मिला है, बलात्कार, हत्या, नरसंहार हुआ है। यहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ से उद्योग को हटा कर दूसरे जगह ले जाकर अपना काम करने का काम किया, उद्योग लगाने का काम किया। बड़े बड़े सेठ साहूकार अपना कारोबार यहाँ से हटा करके दूसरे प्रांतों में ले जाने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पलायन हुआ है। यहाँ के लोग जो अच्छा शिक्षा चाहते थे, अपने बच्चों को यहाँ से अपनी जमीन जायदाद बेच करके दूसरे प्रांतों में, चाहे वो पूना चले गए, बेंगलोर चले गए, अलीगढ़ चले गए, दिल्ली चले गए, कोटा चले गए, वहां जमीन जायदाद बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। जो आज रिजल्ट आता है यूपीएससी में और हर चीज में, तो उसमें लगता है कि बिहारी बहुत अच्छा कर रहा है। तो बिहारी, वो जो बिहार से बाहर पलायन किया वो बिहारी है। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो यहीं पर हम ऐसा शिक्षा का इंतजाम करेंगे कि उनको पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा एक पलायन हो रहा है, पैसे का भी पलायन हो रहा है। पैसे का पलायन जो होता है, हम 100 रुपये अगर हम जमा करते हैं तो उसमें जो सीडी रेशियो है वो 40% है बिहार का। जब लालू प्रसाद की सरकार थी तो 15 से 18% वो सीडी रेशियो हो गया था। लेकिन जब हमारी व्यवस्था 14 तारीख को हमारी व्यवस्था आने वाली है और 14 तारीख को जब हमारी व्यवस्था आएगी तो हमारा सीडी रेशियो कम से कम 70 से 75% होगा। और जब 75% होगा तो हमारे लोग को जब लोन मिलेगा तो यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, कोई घर बनाएगा, कोई जमीन खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई कारोबार करेगा और यहाँ पर व्यवस्था बनेगी। तो सर्विस सेक्टर में हम 65% लोग को रोजगार देने जा रहे हैं। यहाँ पर कल कारखाने लगेंगे और जिससे हम बैंक और उद्योग में हम लोग को सर्विस देंगे और एग्रीकल्चर में सर्विस देंगे। एग्रीकल्चर में हम सर्विस ऐसे देने जा रहे हैं कि हम जो नकदी फसल है उसमें जो मजदूरी आएगा खर्च, वो किसानों को मजदूरी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो मजदूरी जो है मनरेगा से हम लोग जोड़ देंगे और वो किसान को डायरेक्ट मजदूरी जो है मनरेगा से मिलेगा। यहाँ के जो बच्चे पलायन कर रहे हैं, जो मजबूरी में पलायन कर रहे हैं, खुशी से जो कहीं दूसरी जगह जाना चाहे उसको हम नहीं रोकेंगे। जो मजबूरी में पलायन कर रहे हैं
उनके पलायन को हम रोकने जा रहे हैं और 14 तारीख को वो रुकेंगे और उनको यहीं पर हम लोग 10 से 15 हजार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। वो अपने बूढ़े माँ बाप को किसी के यानी बेसहारा छोड़ के चले जा रहे हैं। जवान बच्ची पत्नी है, बच्चे को छोड़ कर वो पलायन करने, और वहां भी उनको बेइज्जती सहना पड़ता है। प्रशांत किशोर जी ने जो टिकट देने का काम किया है, ऐसे ऐसे लोग को टिकट दिया है कि वो जीत कर ही पहुंचेंगे और हम 160 से ऊपर जीतने जा रहे हैं। यह हम लोग यहां पर भी हम सब 25 से 30 हजार से लीड करने जा रहे हैं। ये कह रही है कि 2025 में 225 अब फिर से नीतीश, तो फिर उनके इस नारा को क्या होगा? 225 तो है ही नहीं, 243 है ना, और तो बाकी कोई है ही नहीं का। ये लोकतंत्र में जनता भेजती है, एनडीए के कहने से तो नहीं होगा ना। जनता कहां उसको दे रही है? जनता तो जन स्वराज को दे रही है। पूरा आंधी है, बदलाव है, अब बिहार में बदलने जा रही है। बिहार की बदहाली को दूर करने जा रही है, बिहार की गरीबी को दूर करने जा रही है, बिहार के बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा, अच्छा सब कुछ विकास का काम करने जा रही है। तो उनके कहने से नहीं होगा। उनको 20 साल मौका मिला, क्या करके दिखाया है? आप लोग तो मीडिया के लोग हैं। अब अच्छे एनडीए ने कहा है कि बहुत सारे विकास हुए हैं और आगे भी विकास होते रहेंगे अगले फिर से। हाँ, विकास तो हुआ है। पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े गोली मारा गया है। विकास ये भी हुआ है कि यहाँ के जो सीओ हैं बिना पैसा लिए हुए काम करते नहीं है, म्यूटेशन का काम होता नहीं है। यहाँ के लोग को प्रमाण पत्र किसी तरह का मिलता नहीं है, ना जातीय प्रमाण पत्र मिलता है, ना आय प्रमाण पत्र मिलता है। ये सब तो विकास ही है ना इनके राज्य में। भी लगातार कहते आए हैं कि बिहार में जैसे ही मेरी सरकार आई थी, हम सत्ता में आए थे, वैसे ही हमने युवाओं को रोजगार देना चालू कर दिया। जो कट्टा से राज किया है वो कट्टा ही राज फिर आएगा और जनता उसको दोबारा मौका देने नहीं जा रही है। इस बार मन बना लिया है, पूरी बिहार की जनता मन बना लिया है कि बिहार में व्यवस्था चेंज होगा और जन स्वराज के हाथ में व्यवस्था देने जा रही है। एनडीए और महागठबंधन कह रही है कि जन स्वराज बिहार में बिजनेस करने आएंगे। बिजनेस कौन कर रहा है ये आप नहीं जान रहे हैं। 11 करोड़ रुपया में किसने टिकट बेचा शरगाटी का? एनडीए के लोग। और मुकेश सहनी जो एम वाई का समीकरण है उसको मैं क्लियर कर दूं। एम वाई का समीकरण बिहार में ना था ना है। एम का मतलब है मुस्लिम, वो दरी बिछाने का काम करता था, वोट देने का काम करता था, और वाई हुकूमत। लेकिन आज वो भी अब नहीं रहा। अब हो गया एम से मुकेश सहनी और वाई से हो गया तेजस्वी प्रसाद यादव। यादव भी नहीं, यादव पप्पू यादव नहीं। अगर पप्पू यादव होता तो पप्पू यादव को पूर्णिया में हराने के लिए नहीं कहा जाता कि बीजेपी को जिताओ, लेकिन पप्पू यादव को हराओ। तेज प्रताप को घर से इसलिए नहीं निकाला जाता, वो यादव की पार्टी भी नहीं है। अब ये दोनों की पार्टी रह गई है, तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी। और ये दोनों का हसीन सपना ही में रह जाएगा, आगे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कि जनता जानती है कट्टा से राज करने वाले लोग कट्टा ही से फिर से राज करना चाहते हैं। अब उनके हाथ में कट्टा नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ की जनता के हाथ में ताकत है, लोकतंत्र में ताकत है। वो 5 साल के लिए जन स्वराज को देने जा रही है। और ऐसी मेरी आशा वो आपके माध्यम से हम मतदाताओं से ये कहना चाहूंगा कि 11 तारीख को 6 नंबर पर स्कूल के बस्ता पर धीरेन्द्र अग्रवाल जी को बटन दबा करके जिताने का काम करें और बिहार की व्यवस्था जन स्वराज के हाथ में देने का काम करें। उसके बाद ही आप खाना पीना नहाना धोना का काम करेंगे। एग्रेसिव वोट देने का काम करिए। और अब जब वोट बटन दबाने के लिए जाइएगा तो अपने अब तक आप लोगों ने मंदिर मस्जिद के नाम पर किया है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर किया है, जाति के नाम पर किया है। लेकिन इस बार अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर, बच्चों के शिक्षा के नाम पर, बच्चों के स्वास्थ्य के नाम पर, बच्चों के रोजगार के नाम पर, बच्चों के पलायन के नाम पर आपको वोट करना है। बच्चों का चेहरा याद करके बटन दबाना है 6 नंबर पर और हमारे धीरेन्द्र अग्रवाल जी को विजय बनाना है। और हमारे प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं उनके संकल्प को पूरा करना है। शुक्रिया, धन्यवाद। आपको लग रहा है कि युवाओं का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल। 50 लाख जो मजबूरी में पलायन किए हैं वो सब लोग आए हैं, जिसका वजह का 10% वोट प्रतिशत बढ़ा है। कुछ पार्टियों सर पिछले इलेक्शन में वादे किए या जुमले दिए और इलेक्शन जीतने के बाद वो कागजों में ठप रह गए, तो क्या जीतने के बाद आप भी वैसे ही ना हो? प्रशांत किशोर का जो जुबान से निकलता है वो पूरा होता है
और प्रशांत किशोर ने अपनी सारी सुख सुविधा त्याग दिया है। इसलिए बिहारियों के लिए ये रणनीतिकार थे ना, कितने लोग को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया है। ये बिहार को बदलने के लिए रणनीति बनाया है। अब बिहार के इस रणनीति में कामयाब होंगे, अब बिहार का बदलाव होकर रहेगा। मोहम्मद अमजद हसन, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद। जिस तरह से बड़े बड़े वादे केजरीवाल ने किए, उसी तरह से बड़े बड़े वादे प्रशांत किशोर कर रहे हैं और आगे जाके कुछ होना जाना नहीं। देखिए सर, पार्टियां क्या कर रही है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। दिल्ली और बंगाल घूमने की जरूरत नहीं है हमको। 243 सीट का पहले हिसाब दे दीजिए आप। अभी एक आपके मीडिया बंधु ने पूछा कि तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि जो युवा या 8% वोट बढ़ा है वो हमारे प्रति बढ़ा है। तो तेजस्वी यादव जी जब विधानसभा अंतिम सत्र चल रहा था उसके 4 दिन पहले देश में ने देखा कि सीएजी रिपोर्ट 71,000 करोड़ का नीतीश सरकार ने हिसाब नहीं दिया। यह सवाल आपको पूछना था इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते, क्योंकि आप जनता के नेता थे। आपने पूरा विधानसभा पार कर दिया और आपने एक भी सवाल नहीं उठाया 71,000 करोड़ का हिसाब कहां गया, और आज तक आपने नहीं कहीं बोला है। इसका मतलब है कि ये नीतीश सरकार जो 5 साल रही उसमें 17 महीना ये भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनके समय का भी 16,000 करोड़ का हिसाब नहीं जमा है। इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। काहे भाई, लगा दो चिलमन में आग, न तुम झांको न हम झांके। तो अगर जन स्वराज आ गया हम तो झांकेंगे सर, हम तो हिसाब मांगेंगे। तो नेताओं तो बोलते रहते हैं। एक बंधु ने अभी कहा कि भाई क्या है कि आपका वादा आप आने के बाद करेंगे ही, बाकियों ने नहीं किया है। तो मैं आपको कह दूं कि ये संवैधानिक व्यवस्था जो बनी है लोकतंत्र में 5 साल के लिए बनी है। 5 साल में आप पलट दीजिए। आपने एक को 20 साल दिया, एक को 15 साल दिया, और तेजस्वी यादव जी का अगर उनके माता पिता का जोड़े और उनका सत्र जोड़े तो 18 साल दिया। और तब भी अगर मीडिया बंधु आप ये कह रहे हैं कि सारा कागज पे ही रह गया, तो एक मौका तो देखें। आज जितने भी देश में राज्य हैं जो डेवलप किए हुए हैं उन सभी राज्यों में आप गौर करें कि 10 साल से ज्यादा सरकार आजादी के बाद किसी पार्टी की नहीं बनी। यानी वहां की जनता सरकार को पलटते रहती है, और हम बिहार में पोस के रखे थे। लेकिन यह भी जानता हूं, खास करके गया शहर के बारे में मैं बता दूं कि आज जो ये शहर सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो वो जाम से परेशान है। स्कूलिंग बच्चे, व्यापारी, उनके कस्टमर टूट रहे हैं रोड पर जिनकी दुकानें हैं जाम के कारण, समझे। आज आदमी हर जगह का कर्मचारी है, दुकानों में काम करता है, जिनका घर जो है पौष इलाकों में नहीं साइड इलाकों में है, और वो लोग दोपहर में खाना खाने नहीं जा पाते हैं क्योंकि 1 घंटा उनको लगेगा बाईपास में जाने में और 1 घंटा लौटने में। दोपहर में बेचारा या तो टिफिन लाते हैं या सिंघाड़ा खा करके रहते हैं। इन लोगों ने एक 20 साल में जो सत्ता में बैठे हैं नगर निगम में, और एक 35 साल से जो विधायक हमारे नगर के हैं, इनके पास आधा घंटा का समय नहीं निकला कि यहाँ के ट्रैफिक डीएसपी के साथ एक स्ट्रांग मीटिंग किया जाए और हर चिन्हित चौराहों पर ट्रैफिक की व्यवस्था की जाए, जिसमें 1 रुपया फंड नहीं खर्चा होना था, समझे। तो इन लोग को, प्रेम जी को न गया नगर की जनता से प्रेम है और न मोहन श्रीवास्तव जी को मोह है। इस शहर ने 1.5 करोड़ का गाड़ी पहली बार देखा, समझे। जब डिप्टी मेयर वो थे, हम लोगों ने हमेशा यूट्यूब पे देखा था, पहली बार गया शहर में चलते देखा मोहन जी को। दूसरा हमारे प्रेम जी का है। एक बात आप लोग बढ़िया से जान ले कि वो 71,000 करोड़ के हिसाब में हमारे जो मंत्री हैं प्रेम जी 804 करोड़ उनके विभाग का भी है, समझे। इस पर कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, ना हमारे गया के कांग्रेस के कैंडिडेट बोल रहे हैं। अब प्रेम जी तो आइए 804 करोड़ में, क्योंकि अगर कांग्रेस के कैंडिडेट बोलेंगे तो तेजस्वी यादव भी लपटा जाएंगे, तो कोई इस पर तो बोल ही नहीं रहा है। अगर शिक्षा की अगर बात की जाए, जहाँ एक तरफ गांव का इलाका भी है और शहरी इलाका भी है, लेकिन सरकारी व्यवस्था जो है वो अभी भी लचर पचर चल रही है। वहाँ पे जो प्राथमिक बच्चे जो होते हैं वो अभी भी दरी पे बैठने के लिए विवश
आपकी सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सर दरी पे बैठने पे विवश है कि दरी भी मिल रहा है इसलिए ना कि 77,000 करोड़ जो हमारा बजट है शिक्षा की, उसका घोटाला कैसे हो, वरना ये नेताओं जो है ना दरी भी ना दे। पहली बात मैं बता दूं, देहाती क्षेत्र की तो बात की बात है, गया शहर में वार्ड 29 है, कलेर गांव की तरफ आप चले जाइए तो 7वां क्लास से ज्यादा का स्कूल नहीं है, 7वां क्लास से ज्यादा का स्कूल नहीं है। आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। काहे नहीं होगा भाई, एक तरफ 9वां फेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक तरफ 7वां फेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उससे क्या साफ लगाते हैं कि शिक्षा का उनके पास ज्ञान ही नहीं है और शिक्षा पर वो बात करते हैं। तो भाई पहले जिस भाषा में हमको कोई बंगाली में बोले तो हम बोल पाएंगे क्या एक शब्द भी? जब इस चीज की हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन शिक्षा का जो रोड मैप हमारे पार्टी के पास है वो सारा जो है हमने परिवार लाभ कार्ड में ही बताया है कि प्रत्येक बच्चों को 1,000 रुपया 1 साल तक मैं दूंगा, हम लोग देंगे, ताकि प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश स्कूल में पढ़े। और उस 1 सालों में नेतरहाट और नवोदय जैसे विद्यालय हर प्रखंड में खोले जाएंगे, हर अनुमंडल में खोले जाएंगे। नेतरहाट नवोदय जैसे विद्यालय हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि 1500 IAS IPS नेतरहाट नवोदय जैसे विद्यालयों से यही बिहार से निकले हैं और उसकी व्यवस्था बनाने में 1 साल लग जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि 1,000 रुपया जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए देंगे तो कोनो घर से देगा जनसुराज। आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो खिचड़ी स्कूल चल रहा है उसमें बच्चों पर 864 रुपया पर मंथ खर्च हो रही है सरकार की, वो मुफ्त में नहीं चल रहा है। तो वो 864 रुपया अगर देना था खिचड़ी खिलाने के लिए ही तो ऐसे ही दे देते, उसके माँ बाप भी घर में खाते। ये 77,000 करोड़ का लूट कैसे हो, ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है। हम लोगों के पास रोड मैप है, इसके बारे में कोई किसी के पास कुछ नहीं है। तो हम लोग शिक्षा पर जो बात कर रहे हैं ये इन बातों को है। मैं बिहार की जनता से और खासकर गया जी की जनता से अपील करूंगा कि गया जी को अगर आपको बदलना है तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा और आपको अपने मन को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और वो बदलाव जब आप करेंगे तब आपको अपनी सरकार को बदलना पड़ेगा। और सरकार बदलने के लिए इस बार आपको जो विकल्प मिला है, ये ऐसा सुनहरा मौका शायद जिंदगी में फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो अपनी सोच और समझ से जन स्वराज पार्टी को वोट कीजिए, उसे विजयी बनाइए, अपनी सरकार बनाइए, अपनी विकास की योजना खुद बनाइए और पार्टी उस विकास की योजना की ओर आगे बढ़े। जितने से सरकार बन जाती है उतने सीट हम लोग लेके आ रहे हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं।